So we can start. Okay. Hello, Good good morning. morning. Good morning. Good evening. Hey, good morning. Sorry, I No just problem. No called problem. Abhishek. He said we're not having class today. He told not have a class today. Yeah, Oh, he oh said my only God. Monday to Thursday. That's why. No, 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 no. This CCNA class is like Monday to Friday. All over to class is Monday to Thursday. Oh, okay. Okay. All right. Okay. Let me just check one more student who might having wrong communication. Let me check. Just allow me 1 minute. We'll extend class till 7:30 today. Okay, we having a time, no class for the Palo Alto. So I'll little bit extend. So just allow me 1 minute. Let me check with another candidate. Okay. साहब कुछ किसी ने क्लास में ज्वाइन किया सीसीएनए क्लास मंडे टू थर्सडे पिछले बार तो क्लास था ही पिछले बार तो मैंने इसलिए कर दिया था या कुछ काम हो गया जो भी था पिछले वाली क्लास हमने किया था फ्राइडे को पिछले बार हेलो सर, आवाज सुनाई नहीं दे रही आपको?
Sorry guys, there was some issue, confusion. Let me start the session. Sorry for that. मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही है. ओके, ऑलराइट. सो कल हमने जो डिस्कशन किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं. कल हमने डिस्कशन किया था, हम कल डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द डिस्क्राइब स्विचिंग कॉन्सेप्ट, राइट. सो इसमें आपका मैक लर्निंग, एजिंग, फ्रेम स्विचिंग, फ्रेम फ्लडिंग, मैक एड्रेस टेबल, ये सारी चीजें हमने कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी. और मैंने बताया था कि क्या मैक एड्रेस होता है, क्या आर्प होती है, क्या फ्रेम स्विचिंग होती है, क्या फ्रेम फ्लडिंग होती है, एंड क्या मैक एड्रेस टेबल होता है, राइट. मैंने आप लोगों को लैब भी करके दिखाने की कोशिश की थी. तो एडमिन, मैं यहाँ पे 2 लैब बनाया था. एक मैंने आप लोगों को वायसाक में दिखाया था, सॉरी वायसा बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था. और दूसरा मैं लैब आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट लैब बनाई थी और यहाँ पे मैंने दिखाया था. तो हमने ये चीज देखा था कि 2 पीसी हैं, ये आपस में बात करती हैं, तो हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, राइट. तो मैंने ये बताया था कि हर एक पीसी के पास 2 चीजें होती हैं. क्या क्या होती हैं? जैसे ये पीसी है, इसके पास 2 तरह का एड्रेस होता है. एक लेयर 2 एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं. दूसरा हमारे पास लेयर 3 एड्रेस होता है, राइट. लेयर 3 एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, राइट. तो हमने ये कल समझा था कि अगर ये पीसी है, अगर इसके पास आईपी एड्रेस है 10.10.10.11/24, ये हमारे पास 2 चीज होती है. एक आपकी आईपी एड्रेस होता है और एक इसका सबनेट मास्क होता है. तो फर्स्ट वाला आईपी एड्रेस हो गया, दूसरा सबनेट मास्क हो गया, जिसको इस तरीके से हम लिखते हैं 0/20. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह से लिख देते हैं इसको 11/24. तो हमें बात करें कि हमारा /24 होता क्या है. ठीक है, आगे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि /24 आता है. हाय वसीम, कैसे हो आप? आवाज आ रही है मेरी? हेलो वसीम, मैं आपकी चैट समझ पा रहा हूँ. ओके ठीक है. तो हम बात कर रहे हैं कुछ बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट की, स्विचिंग की बात कर रहे हैं. सो विल कंटिन्यू द सेशन विद द, यस आई अंडरस्टैंड वसीम, दिस इज योर फर्स्ट क्लास. सो इसमें हमारे पास जो इस पीसी के पास भी 2 तरह का एड्रेस होगा, जो 10.10.10/24 का हो जाएगा. इसके पास भी हमारे पास मैक एड्रेस होगा, राइट. आईपी एड्रेस हमारे पास होगा. तो इस पे हमारे आईपी एड्रेस के बाद आईपी एड्रेस हो गया, फिर यहाँ पे हमारे पास दूसरा, इसके पास भी मैक एड्रेस हो जाएगा. तो ये मेरा मैक एड्रेस हो गया. मैक एड्रेस हमेशा कभी भी आपका ये इस फॉर्मेट में होता है, आपका इस तरीके से कुछ आपका फॉर्मेटिंग होगा एड्रेस का, राइट. सो ये 48 बिट्स का होता है मैक एड्रेस. तो जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है, राइट, ये पीसी इस पीसी से बात करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले एआरपी प्रोटोकॉल यूज करेगा, जिसको बोलते हैं एआरपी, जिसको बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. उसका काम होता है कि आईपी को मैक में कन्वर्ट करना, राइट. सो आपका जो पीसी है एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे जाए, और यहाँ पे जब लर्न जाएगा, जब आपकी फ्रेम जाएगी, तो यहाँ पे एक टेबल बनेगी जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल. यहाँ पे आपका बनता है मैक एड्रेस टेबल. सो यहाँ पे जब मैक एड्रेस टेबल बनता है, तो इस मैक एड्रेस टेबल में आपका किस पोर्ट से आपकी इस पीसी का मैक एड्रेस लर्न हुआ. जैसे ये पीसी है, इस पे किस पोर्ट से आपका टेबल लर्न हुआ, राइट. और किस पोर्ट पे आपका दूसरा वाला आईपी का मैक लर्न हुआ, इनका एक टेबल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे. जैसे अगर आप जाते हो स्विच के अंदर, आप लोग देखते हो 2 पीसी कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, तब आपको करना क्या, आपको इस पीसी पे क्लिक कर दिया. इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे, ओहो क्या एरर दे रहा है ये, ओके बहुत सारे डिवाइस सिलेक्टेड है एक साथ. तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया. यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, सो मैक एड्रेस टेबल पे क्लिक करते हैं. सो मैक एड्रेस टेबल पे, तभी देखो कोई भी मैक एड्रेस इस पे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इस पीसीज की आपस में कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड, जो हमने कल बताया था. मैंने आप लोगों को जस्ट रिकैप करा रहा हूँ. तो जैसे ही मैं इस पीसी से इस पीसी को पिंग करूंगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, एक आर्प रेजोल्यूशन करेगा. जो जो भी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसको वो मैक उसका सर्च करने की कोशिश करेगा कि क्या मेरा मैक एड्रेस है.
जैसे ही उसको मैक एड्रेस मिलेगा वो क्या करेगा, अपना लेयर 2 जो भी एड्रेस है उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जो भी हमारा स्विच होता है वो लेयर 2 को समझता है, नॉट कि लेयर 3। लेयर 2 आपका हमेशा मैक एड्रेस होता है, लेयर 3 हमेशा आईपी एड्रेस होता है। ये आप लोग लिख लो और याद रखना, कभी भूलना नहीं। और एक्चुअली लेयर 2 सर, हमेशा, यस बताइए। सर ये ब्रॉडकास्ट तो नहीं करेगा, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा ना, ब्रॉडकास्ट करेगा पीसी से, और पीसी से ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा ना, कम्युनिकेट करेगा मैं बता ब्रॉडकास्ट। रहा हूँ, बता रहा हूँ वही कल रिकैप कर रहा हूँ, बताता हूँ कैसे ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। ये आपका नेटवर्क लेयर हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग आईपी समझते हैं इसको, ठीक है, आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। तो सबसे पहले जब ये पीसी इसके पास जाएगा, तो मैंने कल बताया था कि इसमें अपना सोर्स मैक एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है। तो पहले पैकेट जब इस पीसी के पास जाएगा, तो देखो इस स्विच के पास इस आईपी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या रख देगा, एफ 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 रख के ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये हमेशा इसी एड्रेस पे ब्रॉडकास्ट करेगा, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट करना। सो इट विल गोइंग टू सेंड द ब्रॉडकास्ट। और इसका सोर्स मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे इसका ए वाला मैक एड्रेस है, ये इसका सोर्स मैक एड्रेस हो जाएगा। जो भी इसका एड्रेस है सोर्स मैक एड्रेस हो गया। तो यहाँ पे सोर्स मैक लिख लो, यहाँ पे आप लोग डी मैक लिख लो। ये पैकेट जैसे ही स्विच के पास पहुंचेगा, तो हो सकता है इस स्विच के पास कई सारे पीसी कनेक्टेड है, एक पीसी ये भी कनेक्टेड है, हो सकता है कि यहाँ पे एक पीसी ये भी कनेक्टेड है, या हो सकता है एक पीसी यहाँ पे ए भी कनेक्टेड, अलग अलग पोर्ट पे। ये हो सकता है इथरनेट आपका 0/2 कनेक्टेड है, ये आपका इथरनेट 0/3 कनेक्टेड है, ये आपका इथरनेट 0/4 पे कनेक्टेड है, राइट। ये अलग अलग पोर्ट हैं, अलग अलग पोर्ट पे कनेक्टेड हैं ये अलग अलग पीसी, ठीक है। तब होगा क्या, जैसे ही आपका पैकेट यहाँ से पहुंचा यहाँ पे, तो ये स्विच क्या करेगा, इसको इस आईपी के लिए जो डेस्टिनेशन आईपी है, जो आपके लेयर 3 पैकेट बना, इसमें सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, तो इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई टेबल नहीं है। देखो यहाँ पर टेबल बिल्कुल खाली है। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस फ्रेम को ना सारे पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, सारे पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। इस पे भी कर देगा, इस पे भी कर देगा, इस पे भी कर देगा, एंड इस पे भी कर देगा। तो ये एड्रेस आपके सारे पीसी पे चले जाएंगे। लेकिन सारे पीसी रिप्लाई नहीं करेंगे, वो पीसी रिप्लाई करेगा जिसके पास एक्चुअली ये आईपी होगा डेस्टिनेशन वाला। जैसे अपना 10.10.11 जो आईपी है, ये वाला 10.10.11 जो आईपी है, ये वाला जो आईपी होगा, ये वाला ही आईपी बेसिकली ये जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट करेगा, और इस पे ही आपका पैकेट रिसीव होगा। तो इस तरीके से आपका पैकेट यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद इस स्विच पे पहुंचा, स्विच ने इन तीनों पीसीज को भेजा, एक्सेप्ट उस पोर्ट पे नहीं भेजेगा जहां से इसको रिसीव होगा। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो उन पोर्ट्स पे भेजेगा जहां से, मतलब मैक एड्रेस खुद को एडवर्टाइज, मतलब खुद से उसको मिला नहीं हो, उन सारे पोर्ट को भेजेगा। जिस पोर्ट से उसको मैक एड्रेस मिला है उस पोर्ट्स को नहीं भेजेगा। जिस पोर्ट से इसको मैक एड्रेस मिला था, ये वाला जिसके बारे में यहाँ से ये इसके बारे में जानना चाहता है, जो भी आईपी डेस्टिनेशन, तो इसको नहीं भेजेगा, बाकी जितने सारे पोर्ट हैं उनको भेज देगा। तो जैसे ही भेजेगा तो यहाँ पे वो रिप्लाई करेगा, रिप्लाई करते ही यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा, जिसको मैक एड्रेस टेबल बोलते हैं। देखो कैसे बनता है, तभी देखो आप लोग, जैसे ही पीसी हुआ, अब मैं इस पीसी पे जाके इस पीसी को पिंग करूंगा। जैसे ये वाला पीसी है, तो इस पीसी को मैं यहाँ से पिंग करूंगा। तो यहाँ पे जाकर मैं यहाँ से इसको पिंग करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आईपी क्या है इसके, यहाँ पे मैंने 10, यहाँ पे शो आईपी मैंने कर दिया। अभी कोई आईपी नहीं है, मुझे आईपी देना पड़ेगा, आईपी इसकी सारी उड़ गई है। तो यहाँ पे आईपी जाके देना पड़ेगा 10.10.10.10/24। ये आईपी हो गया यहाँ पे। यहाँ पे शो आईपी मैं जाके चला दिया, तो ये मेरे एक आईपी हो गई, यहाँ पे दे दिया मैंने। अब इस दूसरे पीसी पे जाके मैं कुछ ऐसी आईपी दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं गया, यानी यहाँ पे आईपी 10.10.10.11/24, यहाँ पे आईपी हो गया। डुप्लीकेट आईपी चेंज करेगा, चेक करेगा। शो आईपी मैंने चला दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आईपी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे होने के बाद क्या हो गया, अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ। कहाँ से पिंग करना मुझे, अब मुझे यहाँ से पिंग करना है इस पर्टिकुलर स्विच को, मतलब इस पीसी को। और यहाँ पे देखो बिफोर पिंग वाला जो हमारा है मैक एड्रेस टेबल बिल्कुल खाली है। अभी लर्न कर दिया, क्योंकि इस आईपी दिया
तो पहले से इसकी कम्युनिकेशन ये अपने आप ही बिल्ड करने की कोशिश, देखो अपने आप ही मैक एड्रेस लर्न कर लिया था। जैसे मैं बताया था कि अगर पहली बार कनेक्ट करेंगे तो जब कल मैंने किया था तो इस पे नहीं लर्न किया था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था, तो आर अपने आप इनिशिएट नहीं किया था। लेकिन अभी मैंने आईपी कन्फिगर किया तो अपने आप ही इसने डिटेक्ट कर लिया कौन से पोर्ट पे क्या मेरे को मैक लर्न हो रहा है, क्योंकि आजकल स्विचें इंटेलिजेंट हो गए हैं, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद ही लर्न कर देते हैं डायनेमिक। तो देखो खुद ही मैक टेबल बिल्ड कर लिया। अब बोलता है कि ये वाला जो मैक एड्रेस है, ये वाला आपको इस पोर्ट से आ रहा है, राइट। और ये वाला जो मैक एड्रेस है ये इस पोर्ट से आ रहा है। तो जो आपकी ये जो टेबल बनी दैट इज अ मैक एड्रेस टेबल। अगर एक और पीसी में कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखो एक और मैक एड्रेस आपका लर्न हो जाएगा। तो मैं यहाँ गया और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ विंडो पीसी में, नॉट विंडो पीसी, यहाँ पे बीपीसी गया और यहाँ पे ये वाला यहाँ पे गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे करने के बाद देखो यहाँ पे मैं जाके अभी कोई आईपी डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं दूसरी आईपी डाल देता हूँ। यहाँ पे अगर शो आईपी करोगे आप लोग तो कोई आईपी नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ जाकर आईपी एड्रेस में डाल देता हूँ 10.10.10. फिर डाल देता हूँ /24। तब 3 आईपी यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे 3 आईपी होने के बाद अब यहाँ पे शो आईपी मैं करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी ये वाली आईपी हो गई। अब यहाँ पे होने के बाद अब क्या हुआ कि अब मैं जाता हूँ स्विच के पास दोबारा से। अगर मैं मैक एड्रेस आर टेबल करता हूँ तो देखो कुछ अभी इसके कैसे में से कुछ चीजें हटी हैं, ठीक है। तो देखो अभी एक नया स्पेस से मैक लर्न हो गया जो आपका इथरनेट 0/2 से लर्न हो रहा है, देख रहे हो आप लोग। और इसका भी मैक प्लस हो गया फॉर सम रीजन। अभी देखो एक ही लर्न हो रहा है, बट इस आफ्टर सम टाइम ये भी थोड़ी देर में प्लस हो जाएगा। और जब तक कम्युनिकेशन मेरा बिल्ड नहीं होगा तब तक शायद मेरा मैक एड्रेस में दिखेगा नहीं। तभी जो इन दो पीसी का आपस में मैक लर्न नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पिंग करूंगा इस पीसी से इस पीसी के साथ, तो देखो यहाँ पे आपका 10.10.10.11 ये यहाँ पे पिंग होने लगा। और यहाँ देखो टेबल आपका बिल्ड हो गया, देख रहे हो आप लोग, पूरा टेबल बिल्ड हो गया। तो मैक टेबल आपका जो बिल्ड होता है दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन द रियल टाइम कम्युनिकेशन। वो अपने आईपी के जो कन्वर्ट करता है मैक टेबल में, जिससे जहां लर्न होता है उसके बेसिस पे आपका ये मैक एड्रेस टेबल बनता है। फिर आपको अगर देखना है शो मैक एड्रेस इंटरफेस, इस इंटरफेस से क्या मैक लर्न हो रहा है, तो एक कमांड चलाओगे आप लोग, यहाँ पे दिखाएगा कि इस इंटरफेस पे क्या मैक लर्न हो रहा है और किस विलेन से लर्न हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास मैक चेक करने का हमारे पास तरीका होता है जिस हिसाब से। फ्रेम फ्लडिंग, फ्रेम स्विचिंग, लर्निंग एंड एजिंग। वैसे ही मैं आपको दोबारा बता दूंगा क्या ये इसका मतलब होता है, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास है, तो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। तो मैं ये सारी चीजें आपको दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। आई वुड लाइक टू आस्क स्पेशली राज, मनीता एंड सिद्धार्थ, एनी क्वेश्चन गाइस? आप लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा है कि मेरे को स्विचिंग कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चन है, आई वांट टू क्लियर आज या ये समझ। फ्रेम स्विचिंग और फ्रेम फॉरवर्डिंग का के बारे में थोड़ा सा आप बता दें। अच्छा, फ्रेम फॉरवर्डिंग एंड फ्रेम स्विचिंग, अच्छा बताता हूँ अभी फ्लडिंग एंड स्विचिंग का। मीनवाइल मनीता एंड राज, एनी क्वेश्चन? आप लोग कुछ क्वेरी है इससे? क्लियर टू क्या होता है, लर्न मेक मैक लर्न कैसे होता है, फ्रेम स्विच कैसे होता है, फ्रेम फ्लड कैसे होता है? I think I'm good. ओके, थैंक यू। तो मैं एक बार रिकैप करता हूँ वसीम के लिए कि मैं मैक लर्निंग एंड एज, फ्रेम स्विचिंग एंड फ्रेम फ्लडिंग क्या होता है, जस्ट फॉर द रिवाइज। तो देखो वसीम जी, जो फ्रेम फ्लडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो फ्रेम जो भी आपकी लर्न हो कराई है, राइट, एक इंटरफेस से आपने लर्न किया और बाकी इंटरफेस पे उसको भेज दिया, राइट। हम्म। तो जस्ट गेट द ओरिजिनल आईपी मैक एड्रेस जो भी डेस्टिनेशन, उसको फ्रेम फ्लडिंग बोलते हैं, जिसको ब्रॉडकास्ट कर देते हो चारों तरफ, आप फ्लड कर दिया, आप सबको दे दिया, ठीक है, जिसको ओके। आप ब्रॉडकास्ट बोल रहे हैं, तो वो उसका उसी कॉन्सेप्ट को फ्रेम फ्लडिंग बोलते हैं। फ्रेम स्विचिंग का मतलब ये होता है कि जब आपने फ्रेम फ्लड कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जो आपका पैकेट जाएगा तो आपको एक्चुअल आपका 1 to 1 जाएगा, कि मतलब बेस्ड ऑन आपका एक्चुअल जो डेस्टिनेशन से आपका पैकेट ओरिजिनेट हो गया, आप रेजोल्यूशन जो होगा जो मैक एड्रेस को मिलेगा 1 to 1 स्विच करेगा, दैट इज अ फ्रेम स्विचिंग।
कि आपका 1-to-1 स्विचिंग हो गया, अब उसको आपको फ्लड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके। ये दोनों में दो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए। अब हमारे पास एक टॉपिक होता है वर्चुअलाइजेशन का, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझो कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो जब हम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस बताता हूँ कि इस वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कि जब आप वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर मैं आप लोग को ले जाऊंगा CCNP इनकोर की ट्रेनिंग में, जो आप लोग को थोड़ा सा इंसाइट देगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे गया और मॉड्यूल 2, यस। सो इसमें CCNP इनकोर में बड़ा डिटेल में वर्चुअलाइजेशन के बारे में बताया गया कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, जो आपका CCNA में थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल रखना पड़ेगा। इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है आपका वर्चुअलाइजेशन, एक है कंटेनर, एक है आपका VRF। तीनों चीज के बारे में पता चल रहा है कि सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कंटेनर्स क्या होते हैं और VRF क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको VRF बताता हूँ, VRF क्या होती है, ठीक है। सो अगर VRF की बात करते हो तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग, राइट। ओके। सो VRF अगर आप देखते हो, व्हाट इज VRF, अगर गूगल पे सर्च करते हो तो आपको बड़े अजीबोगरीब हो सकता है कि आपको मिले डेफिनेशन। VRF क्यों यूज करते हैं, वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है, तो इसमें कुछ फैंसी सा आपको डेफिनेशन मिलेगा, जो मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताने की कोशिश करता हूँ कि VRF होता क्या है। आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं राउटर, राइट। जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे एक डिवाइस मैंने ऐड कर लिया, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक नोड ऐड कर लिया, यहाँ पे IOL जो ऐड कर लिया, यहाँ पे मैंने इसको बोलता हूँ राउटर, ठीक है। अब इस राउटर पे क्या होता है कि अब मेरे यहाँ पे राउटर है, अगर मैं इस राउटर को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को अब प्रैक्टिस यहाँ करना है तो मैं चलो यहाँ पे एक राउटर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे राउटर है, ठीक है, ये इसको मैंने स्टार्ट कर दिया राउटर को। जैसे कॉन्फ़िगरेशन में गया यहाँ पे, देखो राउटर हमारा बूट हो रहा है, ठीक है। इसको पैकेट ट्रेसर आप लोग को CCNA से CNP तक के लिए बेस्ट है, कोई इसमें चार्ज नहीं देना है, कोई लाइसेंसिंग नहीं चाहिए, आप इजी टू इंस्टॉल है और आप इसमें सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो राउटर बूट हो रहा है। बूट होने के बाद क्या होगा कि इसमें कुछ चीजें दिखाई देगी, मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं इसके अंदर गया और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे अगर मैं गया तो एक कमांड होती है किसी भी राउटर में। अभी आप लोग को मैंने ये कमांड लाइन के बारे में बताया नहीं है, लेकिन अगर कोई राउटर में आप लॉग इन करते हो, मान के चलो आपको राउटर मिल गया, तो सबसे पहले आपको जब आप राउटर स्टार्ट होगा ताकि इस तरीके का कुछ आइकन मिलेगा आपको, ठीक है। इस आइकन के बाद आपको इसमें अगर आपको कुछ शो कमांड देखनी है, इसमें भी आप शो कमांड चला सकते हो, बट ये बहुत ही लिमिटेड कमांड आप होती हैं, राइट। शो शो के कुछ कमांड आप देख सकते हो, पूरी शो की कमांड नहीं दे सकते हैं, छोटे मोटे चीजें चेक कर सकते हैं। जैसे आप शो इंटरफेस ब्रीफ देखना है तो आप ये चला सकते हैं, शो इंटरफेस कमांड चलाओगे सारी इंटरफेस की डिटेल दिखा देगा, राइट। शो इंटरफेस के बाद अगर आप इसका कोई इंटरफेस का नाम डालना चाहते हो वो दिखा देगा, शो इंटरफेस विलेन चलाओगे तो वो विलेन के बारे में दिखा देगा। तो शो कमांड बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन अगर आप इसके कुछ एडवांस फीचर को आपको यूज करना तो आपको इनेबल लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इनेबल में जैसे ही जाओगे तो आप प्रिविलेज मोड में जाते हो, जहाँ पे आप बेसिकली कुछ एडवांस शो कमांड चला सकते हो। देखो यहाँ पे शो मैंने क्वेश्चन मारा था, कितने ढेर सारे कमांड शो के दिखाने लगे। पहले कम था, पहले पहले सिर्फ इतना ही था। पहले देखो अगर शो कमांड मैंने चलाया था तो शायद मेरे पास इतना ही था कुछ, ये थे। लेकिन अभी देखो बहुत सारा हमारे पास मिलेगा कमांड, मतलब ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा होंगे। तो इसमें देखो बहुत सारे IP भी है, लाइसेंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इसमें एडवांस में जा सकते हो। तो अगर मैं शो IP राउट एक कमांड होती है राउटिंग टेबल देखने के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं शो IP राउट दिखाता हूँ तो देखो एक राउटिंग टेबल दिखती है। अब राउटिंग टेबल क्या होती है, तो देखो क्या होता है कि जब भी कोई राउटर या स्विच खरीदते हो, कौन सा स्विच, आपके पास लेयर 3 स्विच होता है एक, राइट, एक आपके पास राउटर होता है। तो इन दोनों में एक कॉमन चीज क्या होती है कि इन दोनों के पास एक टेबल होता है जिसको बोलते हैं राउटिंग टेबल। अब इस राउटिंग टेबल का काम क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली जो भी आपके राउट्स होते हैं, राउट्स जो भी होते हैं दे आर गोइंग टू स्टोर्ड। तो राउट को स्टोर करता है। राउट क्या होते हैं फिर, तो राउट क्या होता है, वो राउट आपके होते हैं कलेक्शन ऑफ IP एड्रेस, कलेक्शन ऑफ
एक्चुअली आईपी सबनेट नेटवर्क इज आईपी सबनेट नेटवर्क। सो वो आपके आईपी रोड्स कलेक्शन ऑफ आईपी सबनेट नेटवर्क कैसे होते हैं, जैसे मान के चलो कि एक सबनेट ये है 10.10.10.0/24, तो इसका राउट हो सकता है एक सबनेट आपका 20.20.20/24, तो इसका एक राउट हो सकता है। एक आपका 30.30.30.0/24, एक इसका ही हो सकता है। एक आपका 40.40.40, ये आपका हो सकता है 0/24। इस तरीके से आपका डिफरेंट आपका जो है राउटिंग टेबल हो सकते हैं, जो अलग अलग राउट हो। अभी इसमें देखो कोई भी हमारे पास राउटिंग टेबल नहीं है, राउट कोई भी इसके अंदर नहीं है। तो ये राउटिंग टेबल होता है। राउटिंग टेबल का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ मेनी राउट्स। राउट्स का मतलब ये होता है कि जो भी आईपी सबनेट, मतलब एक आईपी है उसका सबनेट मास्क का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम राउट बोलते हैं। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब इससे वीआरएफ का क्या लेना देना है? जब मैं बात करता हूँ वीआरएफ पे, वीआरएफ इक्वल टू वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग। इससे इसका क्या लेना देना है? वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग से क्या लेना देना है? तो लेना देना है, जब आप ये सो आईपी राउट कमांड चलाते हो तो हर एक राउटर के अंदर एक सिंगल राउटिंग टेबल होता है। किसी भी राउटर के अंदर अगर आप चलाते हो तो उसके अंदर ओनली वन राउटिंग टेबल होता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इस राउटिंग टेबल को मैं 10 बना दूं या 20 बना दूं या 100 बना दूं या 200 बना दूं। तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? मतलब वन राउटर के अंदर, राइट, कैन वी क्रिएट मल्टीपल राउटिंग टेबल्स? दिस इज द क्वेश्चन। अगर इसका आंसर है यस, हम कर सकते हैं, तो इसके करने के लिए व्हाट टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी यूज? व्हाट टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी यूज्ड? क्या टेक्नोलॉजी इसको यूज करेंगे इसको करने के लिए? तो उसका नाम है वीआरएफ। अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि एक राउटर के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही राउटिंग टेबल होता है, ओनली वन राउटिंग टेबल बाय डिफॉल्ट, ठीक है, आपको हमेशा देखो इस राउटिंग टेबल के अंदर एक ही राउटिंग टेबल है, लेकिन मुझे अगर इसके अंदर बहुत सारे राउटिंग टेबल बनाना है तो क्या मैं बना सकता हूँ? तो आंसर हाँ, उसको बना सकते हैं। लेकिन उसको बनाने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा? तो आपको वीआरएफ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीआरएफ का मतलब आप लोग समझ गए क्या क्यों यूज करते हैं? ये क्लियर हो गई कहानी। वीआरएफ का मतलब बस इतना होता है कि अगर कोई राउटर के अंदर बहुत सारी राउटिंग टेबल बनानी है तो आपको वीआरएफ यूज करना पड़ेगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या ऐसी जरूरत पड़ती है, कैसे बनता है, मैं करके दिखाता हूँ। तो बात करते हैं रिक्वायरमेंट की थोड़ी सी। तो मैं अगर बताऊंगा तो थोड़ा डाइजेस्ट डाइजेस्ट आप लोग को नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को शायद आइडिया नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को बिल्कुल पता नहीं नेटवर्क चलता कैसे है। तो स्टोरी ये है कि एक राउटर के एक इंटरफेस पे, जैसे अगर यहाँ देखते हो, एक राउटर के एक इंटरफेस पे एक ही, जैसे यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे चलो मैं एक आईपी देके दिखाता हूँ आप लोग। इस इंटरफेस पे गया इथरनेट 0/0, ठीक है, यहाँ पे मैं गया आईपी एड्रेस 10.10.10.10 255.255.255.0 एंड नो शट। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अभी नो शट कर दिया, अभी मेरा बन गया, मेरा नो शट हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि दूसरे इंटरफेस पे भी सेम आईपी में दे दूं या सेम सबनेट का आईपी दे दूं। ये एक सबनेट होता है, अभी मैं बात करूंगा। हम लोग मंडे को पढ़ेंगे सबनेटिंग के बारे में बड़ी डिटेल में। मैं मेरे साथ एक सबनेटिंग एक्सपर्ट भी ज्वाइन करेंगे, तो हम दो लोग आप लोगों को मंडे को थोड़ा सा सबनेटिंग बहुत अच्छा सा लेक्चर देने वाले हैं। ही इज ऑल्सो वेरी एक्सपर्ट, मेरा दोस्त है, तो ही विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल सबनेटिंग, क्योंकि सबनेटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो मैंने ऐसी बात कर रहा था तो ही वजह अग्री कि चलो हम साथ में लोगों को थोड़ा सा मतलब ट्राई करते हैं समझाने की, ताकि और भी हमारा क्लास इंटरेस्टिंग हो जाए। तो ही इज गोइंग टू ज्वाइन ऑन मंडे। देखते हैं, नहीं ज्वाइन करेगा तो मैं तो हूँ ही, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों लोग रहेंगे ऐसे। सर तो मंडे, मंडे किस टाइम? इसी टाइम पे क्लासेस होगी मंडे को, सेम टाइम पे क्लासेस होगी वसीम। सर इसे थोड़ा सा ट्रेनिंग कर सकते 7 o'clock 8 o'clock? नहीं, 7 o'clock मेरे दूसरा बैच होता है, प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, 6 बजे ही होती हैं, 6 से 7 होती है, 1 घंटे की क्लास है। अच्छा। तो ये फिक्स है, ये क्लास मतलब अभी क्योंकि मनीता राज इन सिद्धार्थ से डिस्कस करके क्लास डिसाइड हुआ था,
तो इट इज लाइक समथिंग वी कैन नॉट चेंज फॉर टाइम बिंग, ठीक है ना। ओके ओके। हाँ, बाद में देखते हैं, अगर कुछ बनता है तो कर लेंगे, बट फिलहाल एक मेरा 7 बजे से दूसरा सेशन होता है पोलो ऑल्टो का, तो मुझे उसका लेना होता है, ठीक है। वो भी प्री डिफाइंड डिसाइड, वो भी डिसाइडेड था, फिर अचानक से बन गया। तो फ्राइडे को नहीं होता तो हम फ्राइडे को थोड़ा लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज क्लासेस हम थोड़ा लंबा कर लेंगे, तो बाकी दिन थोड़ी मेरी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे मैं आईपी डाला, तो देखो यहाँ पे मैं जब आईपी डाल रहा हूँ, तो आईपी डाल रहा हूँ, तो देखो ये क्या एरर दे रहा है। आप लोग ध्यान से पढ़ो, ये बोल रहा है कि ये जो आईपी डाल रहे हो ना, ये ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, इसके साथ। देख रहे हो आप लोग, ये एरर दे रहा है कि इट इज ओवरलैपिंग। ये क्यों ओवरलैपिंग कर रहा है, क्योंकि ये राउटिंग टेबल सिर्फ सिंगल है, राउटिंग टेबल एक ही है यहाँ पे, राउटिंग टेबल ओनली वन वी हैव। तो इस वजह से इसे प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि एक राउटिंग टेबल में एक एक टाइप की आईपी को एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं, दो बार नहीं कर सकते हैं इंटरफेसेस पे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि सेम आईपी को मैं इस इंटरफेस पे दे दूं, मैं चाहता हूं कि चलो मैं सेम आईपी को इंटरफेस दे दूं, तो क्या मैं दे सकता हूं? द आंसर यस, आप दे सकते हो। वो वीआरएफ टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे तो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे गया, वी आईपी वीआरएफ, इसमें सपोर्ट नहीं करेगा क्या वीआरएफ कमांड? अच्छा, लेट मी चेक आईपी वीआरएफ, इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा वीआरएफ कमांड। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये राउटर है, ठीक है, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सेम चीज करके। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे शो ऐप इंटरफेस ब्रीफ किया। देखो यहाँ पे इंटरफेसेस हैं, तो मैं गया पहले इंटरफेस पे, यहाँ पे इंटरफेस ये वाला गया, और यहाँ पे आईपी एड्रेस में डाला 10.10.10.10 255.255.255.0, एंड इसको मैंने नो शट कर दिया, राइट। ये मैंने एक आईपी डाल दिया। फिर मैं, अगर मैं दूसरे इंटरफेस पे जाता हूँ ये वाला, और यहाँ पे जाकर भी मैं सेम आईपी डालने की कोशिश करता हूँ, आईपी एड्रेस 10.10.11 255.255.255.0, देखो ये बता रहा है कि ओवरलैप हो रहा है। आपको साफ साफ एरर दिख रहा है, मतलब आप सेम सबनेट के आईपी को आप दो इंटरफेसेस पे सेम राउटर पे नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि उनकी राउटिंग टेबल सेम है। तो अगर मुझे इसको आईपी को डिफाइन करना है इस राउटर के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा? क्या तरीका है हमारे पास करने के लिए? तो उसको करने के लिए जो मेरे पास तरीका है, वो तरीका मेरे पास ये है कि मैं बेसिकली इससे बाहर आ जाऊंगा। आने के बाद मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ वीआरएफ, और उस वीआरएफ का दो तरीके से, एक वीआरएफ डेफिनेशन होता है, आप लोगों को करने की जरूरत है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ सीसीएनए, लैब भी नहीं करने की जरूरत है, मैं आप लोगों को बस दिखा रहा हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे जाके आप दो तरीके में आईपी वीआरएफ चला सकते हो या वीआरएफ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीसीएनए, ये मेरा वीआरएफ है, सीसीएनए राउटिंग टेबल। इतना लंबा नाम नहीं होता है, बट आप सीसीएनए लिख लो, ये वीआरएफ है। इस वीआरएफ के अंदर बनाने के बाद मैं कुछ आरडी वैल्यू डाल देता हूँ। कोई समझने की जरूरत नहीं आरडी क्या होता है, आप लोगों को बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं अभी, बस अपना जानो कि कुछ बनाया मैंने, ठीक है। अभी वीआरएफ बन गया, वीआरएफ बनने के बाद अब मैं गया इस इंटरफेस पे जिसमें मेरे को दोबारा आईपी देनी थी 0/1 पे, ठीक है। अब इस इंटरफेस को मैंने बोला कि तुम जो हो इंटरफेस ये वाले, तुम पार्ट हो वीआरएफ फॉरवर्डिंग सीसीएनए की। तो इसको मैंने बोल दिया कि तुम अब ग्लोबल राउटिंग से हट गए हो, और तुम्हारे वीआरएफ आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग सीसीएनए, नॉट वीआरएफ फॉरवर्डिंग। तो ये ले कमांड डाल दिया, तो इस पे बोला कि इस पे जो आईपी होगा उसको डिसेबल कर देगा, और मैं दोबारा इस आईपी डालता हूँ सेम वाला जो पहले मैंने डाला था, 10.10.10.11 255.255.255.0, और इसको मैंने नो शटर कर दिया। ये इसको मैं एक काम करता हूँ, 10 ही ले लेता हूँ सीधा, सेम ही आईपी है। अब देखो दोनों ही इंटरफेस पे सेम आईपी हो गया, दोनों ही इंटरफेस पे सेम आईपी हो गया, देख रहे हो आप, दोनों ही इंटरफेस पे सेम आईपी हो गया, जो पहले नहीं पढ़ रहा था। लेकिन इनकी राउटिंग टेबल अलग अलग है। ये वाला जो
इंटरफेस से इसकी राउटिंग टेबल अलग है और जो ऊपर उसकी राउटिंग टेबल अलग है। तो कैसे पता चलेगा? अगर मैं शो आईपी राउट चलाता हूँ यहाँ पे, शो आईपी राउट चलाता हूँ यहाँ पे, तो देखो इसके अंदर आपको कुछ ये राउटिंग टेबल दिखा रहा है, लेकिन एक कमांड होती है शो आईपी राउट VRF CCNA, इसके अंदर आपको दूसरा राउटिंग टेबल दिखा रहा है, इसके राउटिंग टेबल में कुछ अलग है। तो दोनों ही आपके अलग अलग VRF हो गए, दोनों की अलग अलग राउटिंग टेबल हो गई। तो एंड रिजल्ट ये हो गया कि जब भी आपसे कोई VRF पूछे क्या होता है, तो VRF मतलब आपका ये होता है कि दे आर, ये इसलिए डाउन है कि इस पे कोई इंटरफेस कनेक्टेड नहीं है, इसलिए डाउन दिखा रहे हैं लोग, ठीक है। आप टेंशन मतलब इस राउटिंग में आ नहीं रहे हैं। तो कोई भी आपसे अगर VRF पूछे कि VRF क्या होता है, साइज इसको दोबारा एक दफा रिपीट कर लें हाँ कमांड तो कमांड रिप्लाई करते कमांड ये वाला, हैं VRF ओके, शो रन, देखो मैंने ये कमांड चलाई है यहाँ पे, एक कमांड चलाई है वाले VRF बनाया है, ठीक है। वसीम देख लिया आपने? यस यस फिर जाके इंटरफेस पे मैंने ये कमांड चलाई है IP VRF फॉरवर्डिंग CCNA, और उस पे IP दे दिया है, एक पर बिना वो VRF के है। VRF डब्बी साइड पे होता है वो शो नहीं करेगा इंटरफेस इंटरफेस में मेंशन नहीं करेगा इंटरफेस ये इंटरफेस है या नहीं है नहीं नहीं, इस सो IP इंटरफेस पे नहीं VRF मेंशन करेगा। आप जब तक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखो तब तक नहीं दिखाएगा ये। आपको इसको देखने के लिए रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा ऐसे। तो इसका मकसद क्या है इसका प्लस पॉइंट क्या होगा क्या? इसका प्लस पॉइंट क्या है इसका बनाने का फायदा क्या होगा इसका क्या है हमको VRF बनाने का फायदा, वही तो फायदा ही तो है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि एक राउटर में एक राउटिंग टेबल होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर आपके कोई बोले कि इस पे आपको 10 राउटिंग टेबल बनानी है, 10 राउटिंग टेबल आपको क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करोगे? 10 राउटिंग टेबल आपको क्रिएट करना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट? सो आपके लिए उसके लिए VRF टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं लिखा ना, वन राउटर कैन क्रिएट मल्टीपल राउटिंग टेबल। आंसर क्या है? सो यस है, यस वी कैन। क्या टेक्नोलॉजी यूज करेगा? VRF करेगा। तो VRF को यूज करके हम मल्टीपल राउटिंग टेबल बनाते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट जब राउटर खरीदोगे आप, तो आपके राउटर में एक ही राउटिंग टेबल होगा। ये नहीं राउटर अगर है, अगर हमने शो आईपी राउट करेंगे वहाँ पे वो स्टेटस शो नहीं करेगा ना नहीं उसको, VRF वाले राउटर को आपको दो कमांड होती है, या तो ये वाले चलाओ, इसमें अगर आप चलाओगे शो IP राउट एस्ट्रिक VRF, तो आपको इसमें ग्लोबल राउटिंग टेबल जस्ट VRF एस्ट्रिक, तो इसमें आपको सारे राउटिंग टेबल दिखाएगा, ग्लोबल भी दिखाएगा। देखो पहला वाला ग्लोबल दिखा रहा है, ये वाला ग्लोबल है आपका, जो पहला इसका वाला ग्लोबल है और दूसरा वाला VRF है, तो इसमें सब दिखा देगा। आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, शो IP राउट, ये मैंने चलाया देखो, शो IP राउट VRF एंड एस्ट्रिक। तो इसमें जितने भी राउटिंग टेबल में होंगे आपके, VRF की राउटिंग टेबल है, ग्लोबल राउटिंग टेबल है, वो सारी चीज आपको दिखा देगी। लेकिन अगर सिंगल आप कमांड चलाते हो शो IP राउट ओनली राउटर में, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लोबल राउटिंग टेबल ही दिखाता है। सही ठीक ठीक है ना? ये चीज क्लियर? नहीं ये नई चीज मुझे पता लगी नई चीजें बहुत कुछ पता चलेगी, आप घबरा क्यों रहे हो? अभी तो आप लोग को बहुत बिगनर है, तो मैं बहुत सारी चीज बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि CCNA इट्स नॉट पार्ट, लेकिन अगर CCNP करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल जीरो से पढ़ाना है, तो जीरो वालों को ये सब कमांड नहीं बताई जाती है। जीरो वालों को जीरो वाली चीज बताई जाती है, ताकि दे बिल्ड द बेसिक्स, जो पढ़ना है वो पढ़ो आप CCNA में धीरे धीरे। इसलिए CCNA कोर्स है, CCNP का है, CCI का है, सारी चीजें, लेकिन चीजें बहुत बड़ी हैं, ठीक है। तो चीजें आप लोगों को समझने को मिलेगी अच्छी अच्छी। तो इस तरीके से VRF, तो VRF का ये कॉन्सेप्ट हो गया। मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि कभी भी कोई VRF पूछे तो आपको सिंपल सा आंसर करना है CCNA लेवल में, कि एक राउटर होता है, उसके अंदर एक राउटिंग टेबल होती है जिसका नाम होता है ग्लोबल राउटिंग टेबल। ना तो इसको आप डिलीट कर सकते हो, ना इसको हटा सकते हो, राउटर में हमेशा रहेगी। लेकिन इस ग्लोबल राउटिंग टेबल के अलावा आप इसके अंदर मल्टीपल राउटिंग टेबल बना सकते हो। आपकी एक तो राउटिंग टेबल ग्लोबल रहेगी, लेकिन ये राउटिंग टेबल आपके VRF A होगी, VRF B होगी, C होगी, D होगी, अगर और है तो E भी हो सकती है। ये आप मल्टीपल VRF बना सकते हो। Just dividing the routing table into multiple part is only happen with the VRF technology। ये VRF का काम होता है। ठीक है, क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट, मल्टीपल राउटिंग टेबल बना दिया तो आपके एक वर्चुअलाइजेशन हो गया वो। ठीक है, क्लियर?
यस यस। ठीक है। अब दूसरा जो इस पे टॉपिक है जो आप लोगों को समझना है, इसमें बोलता है कि आपको सर्वर वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनर। अब ये क्या होता है? तो देखो, वर्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे क्या होता है कि अभी जो हम हार्डवेयर खरीदते हैं, जैसे आप राउटर खरीदने जाते हो मार्केट में, राइट? एक एग्जांपल मैं देता हूं कि आप राउटर खरीदते हो, ठीक है? आप स्विच खरीदते हो ना आप? यस यस। आपने आपने एक चीज खरीदा होगा, बहुत दिनों से आप खरीदते आए होगे और यूज भी किया होगा, जिसको बोलते थे पेन ड्राइव, राइट? बोलते थे ना हम लोग पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, यूएसबी यस स्टिक, यस। यस यस। यूएसबी यूएसबी ड्राइव भी आप लोग इसको बोलते हो। टू बी ऑनेस्ट, आप लोग बताना, आप में से आज के डेट में कितने लोग इसको यूज कर रहे हो आज की डेट में? मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली, जब ये नई नहीं आई थी तो आई थिंक आप लोग दिन में बहुत टाइम यूज करते होगे, लेकिन अभी आप लोग कितने बार यूज करते हो इसको बहुत इन शॉर्ट, अ वीक? समटाइम, बहुत कम। बहुत कम, इन वंस इन अ वीक, राइट? यस ऑलमोस्ट। वंस इन अ वीक। यस। पहले क्या थी? हो सकता है पहले आप बहुत यूज करते थे, राइट? कभी गाना कॉपी कर रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, आई थिंक फ्रिक्वेंट यूज था, राइट? मैं गलत ना हो तो, राइट? फ्रिक्वेंट यस। यूजेस था इन पास्ट, राइट? आप मुझे बताओगे कि ऐसा क्यों हुआ कि आप लोगों ने वंस इन वीक कर दिया इसको यूज करना? क्या ऐसा ऐसा आपको लाइफ में क्या चेंज हुआ कि आप लोगों ने वंस इन वीक कर दिया? तो एक्चुअली अब पूरा नेटवर्क अब एडवांस, ऑनलाइन ड्राइव आ गई। ऑनलाइन ड्राइव्स आ गई, गूगल वाह, ड्राइव, वेरी नाइस। गूगल ड्राइव्स। ऑनलाइन ड्राइव्स, गूगल ड्राइव, राइट? ये आपका लाइफ को चेंज कर दिया और आप लोगों ने यूएसबी स्टिक बंद कर दिया यूज करना, ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन का, कि आपका जो फिजिकल चीज है उसको हटाकर आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, जो आपका वर्चुअलाइज हो गया, और इट्स मीन आप फिजिकल। क्लाउड, इट्स मीन हाँ, क्लाउड, क्लाउड। इट मीन्स क्लाउड, यस, इट मीन्स क्लाउड। तो वर्चुअलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट होता है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि आप जो यूएसबी ड्राइव यूज करते थे वो बहुत स्मॉल होता था, राइट? उसके माइट भी 8 GB आप स्टोरेज कर सकते थे, राइट? 8 GB, और कुछ भी 16 GB, और बड़े बड़े ड्राइव आए थे बाद में, राइट? 32 GB। लेकिन ये जो ऑनलाइन ड्राइव है, ये क्या ड्राइव नहीं होते हैं? एक्चुअली दे आर ड्राइव, एक्चुअली दे आर ड्राइव। ये भी कोई फिजिकली ड्राइव होता है, ऐसा नहीं है कि कोई हवा में चलता है, ये भी एक फिजिकली ड्राइव होता है। लेकिन ओनली डिफरेंस इज, ये वाली ड्राइव होगा, हो सकता है कि 1000 TB का है। समझ रहे हो आप लोग कहने यस। का मतलब? इट इज गोइंग लुक्स लाइक 1000 TB। सो अगर इस 1000 TB की मैं बात करूं, तो इसमें कितने 8 GB वाला डेटा आ सकता है? मतलब अगर मान के चलो कि 100 लोग हैं, 8 8 GB यूज कर रहे हैं, तो 80 GB, 800 GB हुआ, राइट? तो इसमें 1000 TB है, 1 million TB स्पेस है, तो कितनी यूजर इसमें अपना डेटा स्टोरेज कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि हवा में चलता है, दे ऑल्सो नीड अ सर्वर्स। उनके लिए भी एक सर्वर की जरूरत होती है। जो फिजिकल सर्वर्स होते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल सर्वर्स। उन फिजिकल सर्वर्स को पावर भी चाहिए होता है, राइट? ऐसे तो हवा में चलेंगे ना, उनको पावर भी चाहिए होता है, उनको इंटरनेट भी चाहिए होता है, उनको कूलिंग भी चाहिए होता है, एसी भी चाहिए होता है, राइट? उनको कोई मैनेज करने वाला इंजीनियर भी चाहिए होता है, राइट? तो सब कुछ चाहिए होता है, बट ओनली ओनली बेनिफिट इज स्टोरेज इज वेरी हाई। तो जब ऐसी आपके पास प्रॉब्लम है, स्टोरेज आपका बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट यू आर लॉट ऑफ स्टोरेज, तो उस केस में बेसिकली आप उसको ओवर द इंटरनेट लोगों को एक्सेसिबिलिटी पहुंचा देते हो, और छोटे छोटे आप ब्लॉक बना देते हो यहाँ पे। जैसे गूगल ड्राइव क्या करता है, फ्री में आपको 15 15 GB का ब्लॉक देता है कि आप जाओ, 15 GB फ्री है आपका। लेकिन अगर आपको 15 GB से ज्यादा यूज करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उसने छोटे छोटे ब्लॉक बना बना के और लोगों को दे दिया है कि लो जी, आपके ईमेल के साथ इतना ब्लॉक अटैच कर दिया। तो इस तरीके से इस सर्वर के अंदर बहुत सारे मतलब स्पेसेस बन गए। आपका स्पेस तो एक ही है, हार्ड ड्राइव तो एक ही है, सर्वर भी एक ही है, लेकिन एक ऐसा टेक्नोलॉजी यूज हुआ जो आपके हर एक यूजर को
ईमेल आईडी के साथ साथ अलग अलग 15-15 GB का स्पेस मिल गया, और जो टेक्नोलॉजी यूज हुई उसको ही बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। अंडरस्टैंड आया आप लोग को वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? यस यस यस। वर्चुअलाइजेशन इज नथिंग, अगर आप इसको डेफिनेशन जाके पढ़ोगे व्हाट इज अ वर्चुअलाइजेशन, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कि व्हाट इज अ वर्चुअलाइजेशन, देखो आपको क्या डेफिनेशन मिलता है, बट आप लोगों को वो सबसे बेटर समझना है जो आपके व्हाट इज अ वर्चुअलाइजेशन, राइट। सो अगर इस वर्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हो तो कुछ इस तरीके से वर्चुअलाइजेशन का डेफिनेशन मिलेगा आपको। Virtualization is a process that allow more efficient utilization of the physical computer hardware। देख रहे हो साफ साफ लिखा हुआ कि आप कौन सा ऐसा मैकेनिज्म यूज करो जिसमें आपका जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसको ज्यादा ही इफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर सको, उसी को बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। मतलब आपने क्या किया, एक बड़ा सा स्पेस खरीद लिया, हार्डवेयर चाहिए चाहिए, बिना हार्डवेयर का तो आपको कुछ चलेगा ही नहीं। उस हार्डवेयर के अंदर एक ऐसा एल्गोरिथम यूज किया जिस एल्गोरिथम के साथ आपने डिफरेंट डिफरेंट पर्संस को, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको एक तरह से स्पेस एलोकेट कर दिया। दैट इज अ वर्चुअलाइजेशन। थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ोगे वर्चुअलाइजेशन को तो इसमें बोलता है कि इन कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन, इसके बारे में कुछ लिखा है, इज एक्ट एज ए क्रिएटिंग द वर्चुअल version of something at the same abstraction level including the virtual computer hardware platform storage device computer network resources। कुछ कुछ लिखा है फैंसी टर्म में, बट मीनिंग इज गोइंग टू हैपन द सेम। ठीक है, तो अगर मैं इसको पीपीटी को देखता हूं तो देखो यहाँ पे फिजिकल सर्वर है, इस फिजिकल सर्वर के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे वर्चुअल सर्वर बना सकते हैं, इसके अंदर राउटर भी बना सकते हैं, इसके अंदर स्विच भी बना सकते हैं। अब देखो ये हमारा एक तरह से वर्चुअलाइजेशन है, एक ईवीएनजी प्लेटफॉर्म है, एक आपका ये पैकेट ट्रेसर प्लेटफॉर्म है, ये तो है प्लेटफॉर्म ही ना, लेकिन इसके अंदर आप राउटर खोल लेते हो जबकि ये फिजिकल होना चाहिए, इसके अंदर आप कंप्यूटर खोल लेते हो, खोल लो ना, कंप्यूटर भी एक लगा दो तो कंप्यूटर भी खुल गया, आपका एग्जैक्टली कंप्यूटर की तरह ही काम करेगा ये भी। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म देखो डेस्कटॉप की तरह काम कर रहा है, आपका सब कुछ टर्मिनल आपको खुल जाएगा, सीएमडी प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, यहाँ पे सब कुछ खुल जाएगा, आप यहाँ से जीयूआई एक्सेस कर सकते हो, सीएलआई एक्सेस कर सकते हो, आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, इसमें से आप कोई वेब ब्राउजिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो एवरीथिंग यू कैन डू हियर, आपका बिल्कुल एक तरह से कंप्यूटर की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन दिस इज नॉट रियल कंप्यूटर, दिस इज नॉट रियल कंप्यूटर, ये फेक कंप्यूटर है। लेकिन इस फेक कंप्यूटर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी डाल दी गई है कि ताकि ये वर्चुअल वर्ल्ड में भी आपको बिल्कुल आपके रियल फील दिलाए। ठीक है, तो जैसे आप आजकल वीडियो कॉल करते हो, राइट, यू आर 1,000 माइल अवे, माइट बी द 10,000 माइल अवे, और माइट बी द मिलियन माइल्स अवे, कोई मैटर नहीं करता कहाँ पे आप हो। यूनिवर्स में भी आप बैठे हो, अगर वहां भी आपका नेटवर्क कनेक्शन जा रहा है तो यू कैन टॉक फेस टू फेस, आपको फील होगा कि हम दोनों आपस में आमने सामने बात कर रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि वो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ कि आप लोगों को समझ पा रहे हो, आप लोगों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्चुअलाइजेशन को समझ सकते हो, जिसमें आपका स्विच वर्चुअलाइजेशन होता है, आपका राउटर वर्चुअलाइजेशन होता है, आपके सर्वर वर्चुअलाइजेशन होते हैं। और इसको वर्चुअल मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको रन करने के लिए आपको हाइपरवाइजर यूज होता है। अब आपसे पूछेगा हाइपरवाइजर क्या होता है, तो हाइपरवाइजर को आप समझने के लिए आप इस तरह समझो कि हाइपरवाइजर जो होता है वो एक तरीके जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपके पीसी है, ठीक है, इस पीसी के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ विंडो, ठीक है। अब मुझे एक सॉफ्टवेयर चलाना है, ये वाला सॉफ्टवेयर चलाना पैकेट ट्रेसर, तो इस विंडो के ऊपर चल रहा है, तो विंडो इज गोइंग टू एक्ट एज ए हाइपरवाइजर, सो सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट स्टार्ट स्टॉप मॉनिटर द मल्टीपल वर्चुअल मशीन। तो अगर इसको लेमन में समझें तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से हाइपरवाइजर ही है, जो इसमें एक वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर दिया, एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर दिया, उस सर्वर के अंदर हम मल्टीपल पीसी कंप्यूटर ये सब स्टार्ट कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। इसको हाइपरवाइजर बोलते हैं। ज्यादा आप लोग को समझने की जरूरत नहीं है, इस सीसीएनए में टाइप 1 टाइप 2 एंड होस्टेड ये सब एडवांस लेवल है, तो मैं बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कैसे होता है, लेकिन आपको सर्वर वर्चुअलाइजेशन समझना है
कि सर्वर वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक बड़ा सा आपने पेन ड्राइव बनाना है बहुत सारे लोगों को, उसको क्लाउड में डाल दिया, क्लाउड में भी आपका सर्वर ही होता है, बट उसके अंदर आप मल्टीपल यूजर को मैप कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि कंटेनर्स क्या होते हैं। तो देखो कंटेनर्स, सर्वर जब आप बना दिया उसके अंदर आपको प्रोग्राम लर्न करने होते हैं, एप्लीकेशन रन करने होते हैं, तो आपको उसको रन करने के लिए छोटा छोटा सॉफ्टवेयर होता है, राइट। तो अगर आपको उस कंटेनर को समझना है, तो अगर आप इसमें देखते हो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कंटेनर एंड द वीएम्स, तो कंटेनर जो सॉफ्टवेयर कोड पैकेज, उसके अंदर कोडिंग होती है, प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन होता है, जिसके अंदर आप बहुत सारे एप्लीकेशन को होस्ट करके उसको चलाते हो। तो मान के चलो कि आपने एक वर्चुअल सर्वर बना दिया, ठीक है, मैंने एक वर्चुअल सर्वर बना दिया ये वाला। अभी सर्वर के अंदर मैंने मान के चलो कि मेरे को फेसबुक की एप्लीकेशन चलानी है, तो उसके लिए मैंने कंटेनर बना दिया। मुझे यूट्यूब की चलानी है तो उसके लिए कंटेनर बना दिया, उसमें यूट्यूब का वेबसाइट होस्ट कर दिया, एक में फेसबुक का वेबसाइट होस्ट कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग हम कंटेनर बना के उसके अंदर अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोड डालकर हम अलग अलग चीजों को रन कर सकते हैं, उसको हम कंटेनर बोलते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा रियलाइज करोगे तो देखो, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये आपका हाइपरवाइजर हो गया। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइपरवाइजर, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेरा हाइपरवाइजर को अगर इसको आप तरीके से समझे, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इसके अंदर आपका कंटेनर्स इंजन होते हैं, जिसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, एप्लीकेशन डालते हो और उसके प्रोग्राम डालते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंटेनर बनाते हो, स्पेस अलग अलग बनाते हो, और उसके अंदर आप एप्लीकेशन डालकर आप उसको रन करते हो, दैट इज अ कंटेनर। ये समझ आया आप लोग को? बहुत ही लेमन में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बस आपको पता होना चाहिए। तो ये तीन टर्म आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये क्या होते हैं, कि सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, एंड वीआरएफ क्या होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें से किसी का? ठीक है। सर एक मॉडिफाई EU64 ये क्या चीज़ क्या? है? मॉडिफाइड EUI 64 ऊपर अभी 1.9। पढ़ेंगे, अभी सब ये सब नहीं, अभी नहीं पढ़ा, अभी सब नहीं पढ़ा, ये सब पढ़ेंगे, अभी अभी सब कुछ पढ़ेंगे। अभी बस कुछ कुछ ऊपर के टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, कुछ कुछ नीचे के टॉपिक पढ़े हैं। तो अब मैं आप लोग बताता हूँ कि ये कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये आपका वायरलेस, ठीक है, वायरलेस की बात करते हैं। वायरलेस क्या होता है? तो अब मैं बताता हूँ कि अभी तक हमने जो नेटवर्क की बात किया था, मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे पास दो तरह के नेटवर्क होता है। एक हमारे पास लैन होता है, जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लैन को हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। IPv6 पढ़ेंगे तो आपको इसको बोलते हैं एक्सटेंडिबल यूजर आइडेंटिफायर बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर, यूजर आइडेंटिफायर उसको बोलते हैं। आ, इसको बोलते हैं यार OUI वर्सेस EUI। एक्सटेंडेबल क्या बोलते हैं इसको, तो बताता हूँ, एक्सटेंडेबल यूजर आइडेंटिफायर या क्या होता है ये, मैं भी थोड़ा सा भूल गया इसको, एक मिनट को चेक करने दो। यूनिक आइडेंटिफायर, सॉरी, एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर, नॉट यूजर। यूनिक एक ऑर्गेनाइजेशनल होता है, वो यूआई ऑर्गेनाइजेशन मैं बताऊंगा। IPv6 हम पढ़ेंगे तो इस बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी फंक्शनलिटी समझेंगे हम लोग इसके बारे में। सभी इसको हम नहीं पढ़ते हैं। सो लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का जो भाई होता है वो हमारा होता है वैन, ये हमने अभी तक पढ़ लिया, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख दिए वैन इक्वल टू वाइड एरिया नेटवर्क। आप लोगों को पता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसके बारे में पता है, वसीम को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, बता देंगे वसीम को भी। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। इनको कनेक्ट करने वाला जो हमारा कनेक्शन होता है, इसी को बोलते हैं वैन मीडिया। जो भी होता है आपका, इसको वैन मीडिया, वैन केबल जो भी बोलते हैं। अब जो लैन नेटवर्क होता है, इसके अंदर सबसे जो कॉमन चीज होती है, उसके अंदर एक स्विच होता है, और जो वैन होता है उसको अंदर राउटर होता है। ठीक है, स्विच राउटर से कनेक्ट हो जाता है, तो इसको आप यहाँ पे राउटर लिख लो कि ये मेरा राउटर हो गया और ये मेरा स्विच हो गया। अभी स्विच के पीछे आपके बहुत सारे पीसीज कनेक्टेड हो सकते हैं। इस स्विच के पीछे आपके बहुत सारे पीसी कनेक्टेड हो सकते हैं, उनके चलो के डिफरेंट डिफरेंट पीसीज हैं, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड, ये सारे पीसीज। कुछ हो सकता है कि ये वायर से कनेक्टेड हो स्विच के साथ, कुछ हो सकता है कि उनको वायर पसंद ना हो, तो ये कुछ
वाईफाई से कनेक्टेड है। आप लोग भी घर में अपने लैपटॉप से भी कनेक्टेड हो गए तो उसमें लैन केबल नहीं लगाया होगा आप लोग, मैं आई एम श्योर कि आप लोग वाईफाई से कनेक्टेड हो गए, राइट? यस। तो आपके जो राउटर से जो सिग्नल आ रहे हैं वाईफाई से, जब ऐसी कम्युनिकेशन जब होती है कि जब आप ओवर द एयर बात करते हो स्विच या राउटर से, तो उस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है उसी को हम बोलते हैं वायरलेस, राइट? वायरलेस कनेक्शन, उसको बोलते हैं वायरलेस कनेक्शन, या उसको बोलते हैं डब्लू लैन, वायरलेस लैन। सो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली वायरलेस लैन। लैन इज इक्वल टू अगेन, लेट मी जस्ट राइट, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जब भी मैं लैन की बात करूं, आप समझ जाना केबल वाली बात कर रहा हूं मैं। इट्स द केबल कनेक्शन फ्रॉम द स्विच और मदर राउटर, ठीक है? जब मैं वाईफाई बात करूंगा डब्ल्यू एन की बात, तो नो केबल्स दैट यू आर कनेक्टेड विद द एयर, ठीक है? ये दोनों डिफरेंस होता है। इतनी कहानी क्लियर हो गई आप लोग की? तो ये जो टॉपिक है आप लोग इसमें समझना है कि हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग चैनल क्या होते हैं, एसएसआईडी क्या होता है, आरएफ क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि आप जब भी आपके घर में वाईफाई लगा होगा, तो अगर आप लोग देखोगे तो आपके घर में दो तरह के बैंड होते हैं। या तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करेगा, ठीक है, या तो ये 5 गीगाहर्ट्ज पे बात काम करेगा। आप लोग देखो, इसमें भी दिखा रहा हूं ना आपको बहुत सारे 5 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज। आप लोग भी देखना अपने कनेक्शन में, या अगर आपको समझ में नहीं आया कैसे देखते हैं, तब जो भी आप एसएसआईडी किसको बोलते हैं, पहले एसएसआईडी समझ लो क्या होता है। जो आपका ये वाला जो आपके घर में वाईफाई का नाम होता है ना, इसी को बोलते हैं एसएसआईडी। जो वाईफाई का नाम होता है इसी को बोलते हैं एसएसआईडी, जिसका फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफायर, सर्विस सेट आइडेंटिफायर होता है एसएसआईडी। फुल फॉर्म अगर देखोगे तो इसका सर्विस सेट आइडेंटिफायर बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये आपके जो घर में वाईफाई का जो भी नाम डालते हो, जो आपको डिस्प्ले होता है, उसी को हम बोलते हैं एसएसआईडी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे गुइनेट है, तो दिस इज माई एसएसआईडी। ये एक दूसरा एसएसआईडी है, ये एक तीसरा है राजेश, एक तीसरा एसएसआईडी है, त्यागी एक अलग एसएसआईडी है, शिवम एक अलग एसएसआईडी है। तो जो भी आपके राउटर पे जो ये वाईफाई का रेंज दिखाता है ना, उसी को बोलते हैं एसएसआईडी। ये बात क्लियर हो गई आप लोग को? एसएसआईडी आपका कुछ नहीं होता, अगर इसको डेफिनेशन पढ़ोगे तो एसएसआईडी स्टैंड फॉर द सर्विस सेट आइडेंटिफायर। इट्स अ यूनिक आईडी दैट कैन बी मेड अप टू केस सेंसिटिव लेटर। किसी भी लेटर में लिख सकते हो, लेकिन केस सेंसिटिव जो लिखोगे वही आपको दिखाएगा। वहाँ पे नंबर भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, लाइक डैश, पीरियड इन स्पेस। अकॉर्डिंग टू द 802.11 वायरलेस लोकल नेटवर्क डब्ल्यूएन स्टैंडर्ड, इस आईडी कैन लॉन्ग 32 कैरेक्टर, 32 बिट कैरेक्टर का हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पे कोई पूछ रहा हाउ कैन आई फाइंड दैट आईडी, तो यहाँ पे आपको नेम जाना है और इस तरीके से आपको जाके अपने नेटवर्क में सर्च करना, आपको एस आईडी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? अब हमारे पास बात आती है कि हमने एसएसआईडी का मतलब समझ लिया क्या होता है, ठीक है? कैसे देखते हैं? इसमें दो तरह के चैनल होते हैं, एक होता है आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज, एक 5 गीगाहर्ट्ज। अब इसमें इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो जब भी आपका पीसी या कोई भी आपका वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करेगा, गीगाहर्ट्ज पे काम करेगा, या 5 गीगाहर्ट्ज पे काम करेगा, तो इसमें डिफरेंसेस क्या आएंगे? इसमें आपका जो कवरेज होगा, कवरेज विल बी हायर। इसमें जो कवरेज होगा विल बी लोअर, ठीक है? एक समझ आ गया कि 2.4 का कवरेज हमेशा ज्यादा होता है। मतलब अगर आपके घर में अगर कहीं सिग्नल नहीं आ रहा है, 5 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्टेड हो आप हो, तो उसको स्विच कर दोगे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे, तो कवरेज ज्यादा आएगा। देखो जैसे मैंने अभी 2.4 पे कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वाईफाई की दिक्कत है। अगर मैं 5 पे कनेक्ट कर दूंगा तो शायद देखो इसमें एक सिग्नल कम आ रहे हैं, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे? सिग्नल इसके कम आ रहे हैं, इसमें देखो सिग्नल फुल आ रहा है, देख रहे हो आप लोग? तो कवरेज बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, कवरेज तो आपको यहाँ ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन आपकी यहाँ पे स्पीड आपकी लो रहेगी। यहाँ पे कवरेज तो कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्पीड आपकी हाई रहेगी। क्लियर? ये कहानी क्लियर हुआ? ये दो बैंड होते हैं जिसपे वायरलेस बैंड्स,
जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब हमारे पास आरएफ क्या होता है, आरएफ की जब बात करें तो आरएफ क्या होता है, तो सबसे पहले जो हमारा वायरलेस बैंड के बारे में बात कर लें, वायरलेस फ्रीक्वेंसी बैंड। एक बार इसकी थोड़ी पीपीटी खोल लेता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा मैं इसको समझा सकूं। देखते हैं कहाँ पे है इसके बारे में। ये चांस है पीटीपी शेयर कर दो क्या? डॉक्यूमेंट्स पीपीटी। हाँ हाँ, सब मिलेगा, सब मिलेगा, आप ही लोग के लिए है, सब मिलेगा डॉक्यूमेंट आप लोग को। ये सीसीएनपी का, सीसीएनए का आपका सारा डॉक्यूमेंट मिलेगा। अभी तो मैं जस्ट थोड़ा सा आप लोग को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग देखो कि सीसीएनपी का और सीसीएनए में क्या फ्लेवर्स हैं हमारे पास। तो कहाँ गया ये वायरलेस है, ठीक है, देखो। हाँ, तो वायरलेस के अंदर हमारे पास वायरलेस डिजाइन, इसमें सीसीएनपी में ज़्यादा पढ़ना, आपको यहाँ पे कम पढ़ना, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो आप लोग को पढ़ना है, ताकि आप लोग को। अरे यार, बैंड आउट कहाँ गया इसमें, कौन सा मॉड्यूल में था? इतने ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं कि कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मॉड्यूल 4 में है क्या? रुक जाओ एक मिनट, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे कर लिया है। CCNP इन कोर सिलेबस। सिलेबस मुझे पता रहता है कौन सा मॉड्यूल का है, तो मुझे उस मॉड्यूल को एग्जैक्टली याद रहता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमारे पास, अच्छा इसी में एनालाइज डेवलप एंड डिप्लॉयमेंट, फर्स्ट मॉड्यूल में ही है, दिख क्यों नहीं रहा है? फर्स्ट मॉड्यूल तो यही था हमारे पास। पीपी के बारे में बता रहा है। बैंड वर्चुअलाइजेशंस में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी। ओके, यहाँ पे है, ये हमारे पास थर्ड में है। थर्ड स्लाइड कौन सा, ये है ना? एनटीपी, हाँ इसमें होगा, ठीक है, मिल गया। वायरलेस इन डिटेल आप लोग को पढ़ना है या इसमें? हाँ देखिए, तो इसमें होता क्या है, जब भी वायरलेस को पढ़ो आप लोग, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर इसमें तो बहुत शॉर्ट में पढ़ना, आप लोगों को कुछ वर्ड समझने हैं, ठीक है, लेकिन इन कोर में ज्यादा पढ़ना आप लोग को, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा समझना है, फिर आपको वायरलेस का मॉड्यूल करना पड़ेगा, तब जाके पूरा वायरलेस इंजीनियर बनोगे। जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी में क्या बोलता है कि वायरलेस जब भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन इन द एयर, ठीक है। जो एयर होता है हमारा, उसको एक साइन वेव बनता है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, इसको एक साइकिल बोलते हैं, और एक सेकेंड में कितना आप वेव को सेंड करते हो, दैट इज मेजर एज ए फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर सेकेंड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। साइकिल्स क्या होता है? वंस कंप्लीट अप एंड डाउन जो मोशन होता है उसको साइकिल बोलते हैं, कितने देर में आपका कितना साइकिल कंप्लीट होता है। और इसका मेजरमेंट करने का तरीका हर्ट्स में होता है, जो मैं बताया गीगा हर्ट्स में लिख रहा था, तो हर्ट्स में इसको मेजर करते हैं सिग्नल्स को। तो 2.5 यूज करोगे, फोर्थ बेसिकली इसके जो हमारे रेंज होंगे ज्यादा होंगे, स्पीड कम होगी, 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड ज्यादा होगा लेकिन रेंज कम होगा। तो इसकी वायरलेस थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारे पास दो बैंड होते हैं जो आपके इस रेंज में कवर होते हैं। एक 2.4 गीगाहर्ट्ज होता है जिसकी ये बैंडविड्थ होती है, मतलब बैंड रेंज होता है, एक 5 गीगाहर्ट्ज होता है, इसके बीच में वो फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करेगा। अब इसको बैंड को डिवाइड करने के लिए हमारा जो तरीका होता है, वो कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं, 5 5 मेगा हर्ट्ज के बीच में हम इसको
हर एक बैंड को स्प्लिट करते हैं। टोटल हमारे पास 13 बैंड होता है, 1 से लेकर 14 तक। तो इस बैंड में जो हमारा नॉन ओवरलैपिंग चैनल वो होता है, 3 नॉन ओवरलैपिंग चैनल होते हैं जो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं। अगर मैं इस ओवरलैपिंग का बात करूं तो उस ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर ये चैनल को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तीसरा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो इसमें से 3 ऐसे मुझे ब्लॉक मिले जो आपस में ओवरलैप नहीं करते। लेकिन अगर इसके अलावा से मैं कहीं से भी स्टार्ट करता, अगर मान लेते चलो कि यहाँ से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता, ये टोटल आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आपके हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो देखो ये कितना स्पेस ले रहा है, देखो आप लोग, इसका जो बैंडविड्थ का स्पेस है 1 1 2 3 3 3 6, देखो 1 2 3 4 5, 5 का ब्लॉक बन रहा है, देख रहे हो आप लोग। तो ये 15 है। तो अगर मैं सपोज करो कि इसका मतलब अगर मैं यहाँ से एक बैंड स्टार्ट करता हूँ 1 से लेकर 5 तक, तो एक ये बन गया। फिर मैं अगर मान के चलूं कि यहाँ से लेकर 1 से लेकर 5 तक स्टार्ट करता हूँ, तो ये एक यहाँ बन गया, देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तक बनेगा। लेकिन आखिरी वाला जो बनेगा 1 2 3, ये हमारा बाहरी बनेगा। तो 3 ही ओवरलैपिंग चेन बनेंगे, चाहे कहीं से भी स्टार्ट कर लो, चौथा नहीं बनेगा। अगर चौथा आप बनाओगे तो बन ही नहीं सकता है। तो ओवरलैप का मतलब ये होता है कि आपके जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, जितना रेंज है, उसमें से 3 ऐसे चैनल खोजने हैं जो आपस में ओवरलैप नहीं करते। तो पहले को इधर से खोज लो, 3 को ले लो, फिर बाद में ये ले लो, फिर बाद में ये ले लो, या फिर बाद वाला किसी एक को ले लो। वो आपको खोजना है, जिसको नॉन ओवरलैपिंग सचिन चैनल सर, बोलते हैं। ये जो चैनल खुद बनाने पड़ते हैं या बाय डिफॉल्ट बाय चैनल? डिफॉल्ट बनते हैं, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब अपने आप बनते हैं। आपको थ्योरी पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब बाय डिफॉल्ट बनते हैं, वो कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, जब हम वो वायरलेस ओपन करते हैं वहाँ पे चैनल ऑलरेडी लिस्ट आती है 1.4 2.4। देखो अगर आप राउटर में लॉगिन करते हो ना, देखो मैं करके दिखाता हूँ आप लोग। तो लिस्ट तो आती है आपको चैनल बनाने के लिए। तो अगर आप वायरलेस इंजीनियर हो तो आपको बनाने आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो तो ये अपने आप ही बना लेता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। जैसे WLAN में गया यहाँ पे, देखो मैंने क्या सिलेक्ट किया यहाँ पे, ये दोनों मोड सेलेक्ट कर लिया, देख रहे हो आप। सही। आजकल का जो प्लग इन प्ले राउटर आते हैं ना, उसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही सब हो जाता है। WLAN कॉन्फ़िगरेशन में देखा, देखो चैनल ऑटोमेटिक सेटिंग में है, यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहे हो आप। सही। तो ऑटो कर दोगे तो अपने आप ही ले लेगा, नहीं तो आप चैनल यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, जो ठीक आप है, बोल रहे हो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, यस यस। ठीक है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। बट आजकल के राउटर आते हैं ऑटोमेटिक आते हैं, लेकिन आप वायरलेस इंजीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए कैसे ऑटोमेटिक होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। क्लियर, मैंने दिखा दिया करके आप लोगों को कैसे होता है। तो ये आपके नॉन ओवरलैपिंग चैनल होते हैं दोनों बैंड्स के। एक हमारे पास देखो, अगर मैं बात करूं नॉन ओवरलैपिंग चैनल के बारे में, तो जो हमारा 5 गीगाहर्ट्ज होता है, 5 गीगाहर्ट्ज का जो चैनल होता है, 5 गीगाहर्ट्ज नॉन ओवरलैपिंग चैनल की अगर बात करते हो, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है 5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, 24 नॉन ओवरलैपिंग चैनल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत बड़ा रेंज होता है। लेकिन अगर 2.4 की बात करूं तो सिर्फ 3 ही होते हैं। इसमें 2.4 कर दोगे तो इसमें आपको 3 ही मिलेंगे, सिर्फ आपका 1 6 और 11। ये 3 ऐसे चैनल होते हैं जो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। बाकी 5 गीगाहर्ट्ज में देखो 3 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर, ये आपके नॉन ओवरलैपिंग चैनल, 1 6 और 11, तो ये मिड बिड में आ रहा है ना, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, इसलिए 3 ही ऐसे होते हैं जो नॉन ओवरलैपिंग चैनल होते हैं। एंड जो आपके 5 गीगाहर्ट्ज होते हैं उसमें 24 होते हैं। से आपको ध्यान रखना, नॉन ओवरलैपिंग चैनल मतलब कि वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, उनमें आपस में इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसको नॉन ओवरलैपिंग चैनल बोलते हैं। RF क्या होता है, अब इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आप RF को बात करते हो तो RF एक ना, जो सिग्नल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम RF यूज करते हैं, कि जो मेरे पास सिग्नल स्ट्रेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है, राइट। सो इसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास जो तरीका होता है उसको हम यूज करते हैं RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी जो सिग्नल स्ट्रेंथ होता है, तो उसको मेजर करने के लिए जो सबसे बेस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ होता है आपका, वो अराउंड 65 -dBm टू 70 dBm होता है। उससे अगर ज्यादा होता है दैट इज गोइंग टू बी नॉट गुड फॉर यू। कम होता है तो ठीक है, लेकिन -70 से -75 के बीच में ही होना चाहिए। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी में जाता हूँ, देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्लिक करता हूँ तो देखो इसके बारे में जो बताएगा मेरे वायरलेस चैनल के बारे में। देखो ये बता रहा है कि आपका SSID, देखो यहाँ पे SSID का नाम क्या मेरा है, ये SSID का मेरा नाम जो है ये मेरा गुइनेट टेक्नोलॉजी है, साफ साफ लिखा हुआ है। कोई दिक्कत आप लोग को? कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो ये यूज कर रहा है
WLAN का प्रोटोकॉल जो है 802.11n। सिक्योरिटी टाइप क्या यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है, ये सिक्योरिटी टाइप इंक्रिप्शन यूज कर रहा है, ठीक है। नेटवर्क बैंड क्या यूज कर रहा है, 2.4। चैनल क्या यूज कर रहा है, 6। कौन सा चैनल है, नॉन ओवरलैपिंग चैनल। स्पीड क्या है मेरी लिंक की, 58 से 65 MBPS की भी सर्किट मेरे स्पीड आ रही है, ठीक है। तो इसमें SNR नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये SNR यहाँ पे नहीं दिखाता है, ठीक है। तो जनरली कंप्यूटर में आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो नहीं दिखाता है, बट अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। इस पर गूगल पर जाके सर्च करो, व्हाट इज माय करंट इंटरनेट RF, और मैं क्या बोलूँ इसको, RSSI वैल्यूज। तो RSSI वैल्यू जो होता है आपका, ये आपका सबसे बढ़िया रेंज होता है। कैसे चेक करेंगे इसको, चेक करने का टूल भी होता था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक होता था RSS वैल्यू चेक करने के लिए, लेकिन आपको RSS वैल्यू जो होती है ना, उसके थ्रू आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ चेक करते हैं। चलो कोई बात नहीं है, ये आप ध्यान रखना कि ये -45 से -75 80 तक रहता तो ठीक रहता, उसके ऊपर गया तो आपका बेकार है सब सिग्नल, ये ध्यान रखना है। तो RF रेंज जो होता है, अगर आप इसको RF, व्हाट इज RF अगर सर्च मारते हैं गूगल पे, तो अगर आप जाते हो गूगल पे एंड अगर पूछते हो गूगल से व्हाट इज RF, तो RF को अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी बोल दो, अगर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड WLAN। सो WLAN टेक्नोलॉजी ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन इन स्पेस बाय यूजिंग द रेडियो वेव्स, इन दोनों के बाद बेसिस पे करता है, और उसी को हम बोलते हैं वायरलेस फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी, किस रेंज पे आप चीजों को भेज रहे हो वही आपके RF होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होते हैं। आप जैसे आप रेडियो FM सुनते हो तो उनका बैंड अलग होता है, 95.3 पे सुनते हो, 95.4 पे सुनते हो। टीवी पे जो आप देखते हो प्रोग्राम, उसका बैंड अलग होता है। अब जो सैटेलाइट पे बात करते हो तो उसका बैंड अलग होता है। तो हर एक जो हमारे अलग अलग हमारे पास जो कस्टमर्स होते हैं, मतलब अलग अलग हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनके अलग अलग कस्टमर्स होते हैं, उनके जो फ्रिक्वेंसी बैंड्स होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जो उसके बेसिस पे आप बेसिकली आप अपने कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं RF रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो अलग अलग बैंड, देखो यहाँ पे अलग अलग बैंड्स हैं, लिस्ट ऑफ चैनल्स, जिसको हम RF बैंड बोलते हैं। तो ये सारे RF बैंड हैं जिनके अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग कंट्री में यूज होते हैं। देखो आप फ्रिक्वेंसी रेंज इनकी अलग अलग है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है। अब इनको जो इनकी जो कम्युनिकेशन होती है, इनको एक तरीके से सिक्योर करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक जो होती है उसको इनक्रिप्शन बोलते हैं। इनक्रिप्शन का मतलब कि मैंने कुछ डेटा भेजा एक PC से दूसरे PC के बीच में ओवर द एयर। तो ये PC बात कर रहा है, PC A दूसरे PC से बात कर रहा है, PC B। इनके बीच में बात करने वाला कौन सा है, एक मेरा स्विच है, इस स्विच से मेरा एक कनेक्टेड है एक्सेस पॉइंट, AP कनेक्टेड है, ये इसको सिग्नल दे रहा है, ऐसे 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 सिग्नल दे रहा है, सबको सिग्नल दे रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ये PC आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इधर भेज रहा है, डाटा इधर भेज रहा है, लेकिन सारा कम्युनिकेशन कहाँ से हो रहा है, एयर के थ्रू हो रहा है। अब इस एयर में मैं एक हैकर हूँ, राइट, मैं इस एयर में बैठा हूँ और इस एयर के पैकेट को स्निप कर रहा हूँ, स्निप करके मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं उसको हैक कर रहा हूँ, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, कि मतलब मैं जो डेटा ओवर द एयर भेज रहा हूँ वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए, वो बंदा वही देख पाए जिसके पास की हो। जैसे मैंने ये कि यहाँ से पैकेट भेजा, जैसे आप कोरियर से आपको कोई मोबाइल डिलीवर मंगाते हो घर पे, आप मोबाइल मंगाते हो, ठीक है, आपने अपने घर का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद डिलीवरी तभी होगी आपके घर पे, वो बंदा डिलीवरी डाल देगा जब आप उसको OTP बताओगे। क्या पता कि कुछ भी हो, ठीक है, कि आप मोबाइल ले लो, बोलो कि मेरे को मिला ही नहीं है। सो वो पैकेट तभी आप खोल पाओगे, तभी आपको मिलेगा जब आप उसकी की डालोगे। तो की कौन भेजेगा, की आपकी अमेजोन कंपनी ने भेजी। वो किस फॉर्म में आया, वन टाइम पासवर्ड पे। आपके पास घर कोई कोरियर आया, आपसे पूछा सर OTP बताओ, आप OTP बताओगे, वो मैच करेगा, फिर आपको पैकेट डिलीवर कर देगा, फिर उस पैकेट को आप खोल के देख सकते हो। जब तक आप OTP नहीं बताओगे पैकेट के अंदर क्या है आपको क्या पता,
प्योर सिक्योर है, इनक्रिप्टेड, क्योंकि कोई बार आपको देगा ही नहीं वो। सिमिलर ये पीसी कुछ पैकेट यहाँ से भेजती है, आपका कुछ ईमेल गया, तो इस ईमेल को अगर कोई हैक भी कर लेता है तो उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके खोलने के लिए की नहीं होगी, उस लॉक का की उसके पास नहीं होगा। तो उस जस्ट लॉक करके जस्ट ऑनलाइन पेमेंट। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट आप इसको रेफर कर सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है। तो उस की को आपको आपको डालना पड़ेगा, वो डालेगा वही जो रिसीवर होगा, जिसके पास डेटा होगा। तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज होता है उसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। और वो यही होता है, देखो इसमें जैसे मैंने आपको लाइव दिखाता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आपका ये मेरा देखो सिक्योरिटी टाइप WPA पर्सनल। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके बारे में अगर आप लोग पढ़ोगे सिक्योरिटी क्या होता है, तो ये एक बेसिकली एक तरह से इंक्रिप्शन का ही तरीका है जो आपके पर्सनल कंप्यूटर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। दिस इज डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्रोसेस होता है इंक्रिप्शन की, उसमें से एक WPA भी हमारे पास इंक्रिप्शन का तरीका होता है। ठीक है, ये क्लियर। तो आपको डेटा को इनक्रिप्ट करना ही पड़ेगा, जो आपको सिक्योर करता है कम्युनिकेशन को, लॉक लग जाता है जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, इसके थ्रू आपका पूरा इनक्रिप्टेड हो जाता है कम्युनिकेशन जहां भी आपका जाता है। तो ये सब आपका एडवांस प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको इनक्रिप्शन करते हैं, जो अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। देखो इनक्रिप्शन की टेक्निक यूज करते हैं आपके अलग अलग स्टैंडर्ड के, और उसके बेसिस पे ये आपके पैकेट को इनक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज इनक्रिप्शन। कोई क्वेश्चन इसमें, क्या होता है, कैसे होता है वायरलेस का प्रिंसिपल? ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, 10 मिनट में लूंगा और आप लोग का, इसके बाद हमारे पास इस मॉड्यूल में आईपी ये पढ़ना रह जाएगा। ठीक है, आईपी सबनेटिंग एंड IPv6। इसके बाद हम कोई दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम अलग चीजें बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें बात करेंगे, जो हमें मजा आएगा। अब हमारे पास एक बात आती है कि आपके पास पीसी है, उसके पैरामीटर को कैसे वेरीफाई करोगे? आपके पास पीसी है तो उसके पैरामीटर को कैसे वेरीफाई करोगे? तो चलो मैं इस लैब को बंद कर देता हूँ और मैं इसके इसके अंदर जाता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या पीसी है, लैपटॉप है, सर्वर है, ये क्या है, प्रिंटर, लाइनक्स पीसी है, इसके अंदर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास सारा जुगाड़ है, आप लोग को टेंशन लेने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। मेरे पास सारी ब्रह्मास्त्र पड़े हुए हैं आप लोग के लिए, तो मैं आप लोग को सारे ब्रह्मास्त्र खोल लेता हूँ। तो ये एक सारी तो मुझे लैब्स विंडो पे से, प्रोवाइड में होंगी, ये सारी लैब्स हाँ, होंगी, ये सारी लैब से अराउ होंगी करने ये को। लैब अलग अलग कोर्सेज के हैं। SDN की लैब अलग है, पोलोल्टो की लैब अलग है, CCNP की अलग है, CCI की अलग है, NRC की अलग है, CCNA की अलग लैब है, सबकी अलग अलग लैब है। जिसका एसएस क्लियर? मिले, क्या? इसका एसएस मिलेगा ना करने के लिए। हाँ, तो आप जिस कोर्स में एनरोल करेंगे उसका एक्सेस मिल जाएगा आपको। ठीक ठीक। आप पोलोल्टो करोगे तो पोलोल्टो की लैब है तो पोलोल्टो की लैब को एक्सेस मिल जाएगा। CCNA की लैब अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग पैकेट ट्रेसर पे लैब करो, अपने घर पे करो। CCNA CCNP तक की लैब पैकेट ट्रेसर पे करो, मतलब CCNA तो एटलीस्ट करो पैकेट ट्रेसर पे, ये बहुत मस्ट है क्योंकि ये कहीं भी चल जाएगा। CCNA की लैब कहीं भी चल जाएगी, ये बहुत ही मतलब बेसिक लैब है। अरे चल क्यों नहीं रही है? चलो मैं दूसरा ऐड करता हूँ लाइनक्स की मशीन को, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। हो जाओ, खुल जाओ। ठीक है, तो इसमें कुछ हमें करना है कि देखो मेरे पास मैक ओएस तो है नहीं, ठीक है, विंडो और लाइनक्स का दिखा देता हूँ। अगर आप लोग एप्पल यूजर हो तो आप लोग देख लेना, अगर किसी के पास है तो। मेरे पास तो है नहीं, हम थोड़ा काइंड ऑफ द पुअर ट्रेनर पैसा नहीं है एप्पल खरीदने के लिए। सो जोक्स अपार्ट, एक्चुअली मैं ज़्यादा ही यूजर फ्रेंडली हूँ विंडो से, तो मैं हमेशा विंडो पे ही करता हूँ। मेरे को लेस यूजर फ्रेंडली लगता है मैक, तो मैं कम यूज करता हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादा यूज करता हूँ मैं। बट आई आई थिंक मुझे स्विच करना चाहिए क्योंकि मैक के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। पर ठीक है, तो अगर आपको पैरामीटर वेरीफाई करना है ओएस के तो कैसे करोगे? तो विंडो मशीन में बैठा हूँ, जैसे विंडो मशीन है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आप अपनी मशीन की मुझे IP बता दो,
ठीक है, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे अपने मशीन का आईपी एड्रेस बता दो, ठीक है, अपनी मशीन के मुझे आप गेटवे एड्रेस बता दो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। डीएचसीपी सर्वर का एड्रेस बता दो, डीएनएस की एड्रेस बता दो, ठीक है। आप अपने पीसी की मैक एड्रेस बता दो, ठीक है। और इसी को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस बता दो। ये सारे चीजें मैं मुझसे पूछ सकता हूँ, तो आप मुझे कैसे दोगे? अगर आप विंडो यूजर हो तो कैसे दोगे? तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपके विंडो मशीन पे जाना है, ठीक है। जैसे ये लैब है, ठीक है, इसके विंडो मशीन पे जाना है आपको, ये वाली। अच्छा, ये लैब स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है इसके अंदर? करप्ट हो गया क्या ये? ये कुछ इशू आ रहा है इसमें। हम्म ऐसा कैसे हो रहा है? मेरे को लाइनेक्स में दिखाना था आप लोगों को, बट चल नहीं रहा, कुछ दिक्कत आ रही है इसमें। ऐसा क्या दिक्कत आ रही है, ये चल क्यों नहीं रहा है? एक और ट्राई करता हूँ इसको, चलना चाहिए, नहीं तो मुझे। फेल हो जा रहा, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास लाइनेक्स मशीन तो मेरे पास थी, मेरे को दिखाना था आप लोग को, बट चल नहीं रहा है। कैसे दिखाऊं? चलो मैं दूसरी एक लैब देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, शायद इसमें चल जाए। ये यूजर आईडी इसको देखता हूँ थोड़ा सा। सलाम वालेकुम, ठीक कहते हैं, ठीक है। वैसे आपको कौन सा बोला? नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है। और क्या मेरे पास है? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेट मी शो यू। तो अगर विंडो पे जाते हैं, लाइनेक्स में कभी दिखा दूंगा आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। विंडो पे जाते हैं अगर, तो आप लोग क्या करना है, जैसे मेरा विंडो मशीन है, ठीक है, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखना है। तो दो कमांड होती है, एक होती है आईपी, यहाँ पे जा लो, आईपी कॉन्फ़िग। इसके अंदर सिर्फ आपको आईपी की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। आपको क्या क्या मिलेगा, देखो इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको मिलेगा कि आपकी आईपी वी4 एड्रेस क्या है, आपका सबनेट मास्क क्या है, और आपका डिफॉल्ट गेटवे क्या है। ये तीन इन्फॉर्मेशन आपको मिल गए यहाँ पे बेसिकली। बट इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा आपको। डीएससीपी, डीएनएस, मैक एड्रेस, इस इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको अपने पीसी पे, तो एक कमांड चलानी पड़ेगी यहाँ पे, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। अब देखो यहाँ पे मैंने ये कमांड चलाया, तो मेरे जितने भी एडेप्टर्स हैं, जितने भी नेटवर्क एडेप्टर्स हैं, उन सबकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलने लगी। तो ये कमांड यहाँ चलाया, तो बता रहा डेस्कटॉप का नेम ये है, नोड टाइप हाइब्रिड है, आईपी राउटिंग इनेबल नहीं है इस पे, बट ये अलग अलग एडेप्टर्स हैं, उसके अलग अलग फिजिकल एड्रेस हैं। एडेप्टर 3 है, 12 है, ठीक है, इस पे फिजिकल एड्रेस है। ये भी फिजिकल एड्रेस है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी फिजिकल एड्रेस है। और इस पे आपका ये सारी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ पे ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है यहाँ पे, इसका सबनेट मास्क है। तो इस तरीके से आईपी देख सकते हो। और इस एडेप्टर का फिजिकल एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, ये देख सकते हो आप। देखो आप लोग, ये मैक एड्रेस है। तो आपको साफ साफ लिख रहा है कि जिस पे आपका वायरलेस लैन से आप कनेक्टेड हो, ये एक अलग वायरलेस लैन कनेक्टेड है। हर एक चीज का अलग अलग आपका मिल जाएगा। अगर कोई लैन होगा, इथरनेट एडेप्टर होगा, तो उसका अलग होगा, लैन लिखा होगा। ये सारे वायरलेस है, देखो ये सारे वायरलेस हैं। बट यहाँ पे देखोगे इथरनेट एडेप्टर ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्शन, ये आपका लैन है, जिसका मैक एड्रेस अलग है। और ये सारे मैक एड्रेस अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है। जितने भी मैक एड्रेस है सारे अलग अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है।
तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपके जो मैक एड्रेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं और दे आर नॉट गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें चेक कर सकते हैं। आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल यहाँ पे अगर जाकर देखोगे तो आपको बेसिकली इतने सारे कमांड मिलेगा। आप रिन्यू कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, ऑल कॉन्फिग पैरामीटर। अगर मैं जाता हूँ ये वाली कमांड चलाता हूँ, ऑल कंपार्टमेंट्स। सो देखो इसमें दिखा दिया कि क्या क्या इसमें कंपार्टमेंट्स हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाया बट इसमें दिखा दिया कि एक्टिव क्या है, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन जो भी है। इस तरीके से आपके पास, जब आपके पास लाइनेक्स मशीन होगा, आपके पास मैक ओएस होगा, तो उसमें कैसे आप आईपी चेक करते हैं, सिर्फ आपको चेक करना है कि आईपी कैसे चेक करते हैं। तो इसमें मैक में आप लोग देख लेना, लाइनेक्स में आईपी कैसे चेक करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ क्या कमांड होती है। हाउ टू चेक आईपी इन लाइनेक्स पीसी। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप इमेज में जाते हो तो आपको एक कमांड होती है इफ कन्फिग। जैसे मैं दिखाता हूँ कि अगर मेरे को लाइनेक्स मशीन कोई है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं। 168.1.20 ये मेरी लाइनेक्स की मशीन है एक। ठीक है, इसको मैं लॉग इन करता हूँ रूट ईवी। तो अगर मैं CLI में लॉग इन हो तो इसको एक कमांड होती है इफ कॉन्फिग पाइप इंक्लूड मोर। इस पे दिखा देगा कि आपके इस पीसी के अंदर नेटवर्क एडेप्टर पे क्या आईपी है। देखो इथरनेट 0 नहीं है, आपको देखना है पीनेट 0। देखो ये अपनी इस पे आईपी ये मिला हुआ है। सबनेट मास्क क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है। इस तरीके से आप लाइनेक्स की मशीन पे आप आईपी देख सकते हैं। अगर आपको CLI देखना तो इफ कन्फिग कमांड चलती है वहाँ पे, तो इफ कन्फिग कमांड से आप उस पे आईपी देख सकते हैं। ठीक है, और इसका कन्फिगर करने का, हाउ टू assign IP address on the Linux PC, how to assign IP address on Linux PC। तो इस पे भी आपको दिख जाएगा कि आपको Linux PC पे कैसे असाइन करते हैं। तो बहुत ईजी होता है। देखो ये रहा, ये रहा। इसमें आपको जाना है नेटवर्क में। आपको बस Linux PC तो मैं यही दिखाने वाला था। आपको सेटिंग में जाकर नेटवर्क पे क्लिक करना है। नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपका कुछ ऑप्शन मिलेगा। वहां पे जाकर आप इसको दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे वायर्ड लैन सेटिंग मिल रहा है ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो आपको आईपी असाइन करने का तरीका इस तरीके से आएगा। आप यहाँ पे नेटवर्क प्रॉक्सी पे जाकर या नेटवर्क सेटिंग में जाकर यहाँ पे आपको IPv4 डालना होता है। यही चीज मैं दिखाने वाला था आप लोग को। इसको फिर आपको अप्लाई करके DNS डालकर, गेटवे डालकर आप इसको सेटअप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप IP लाइनेक्स पे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो लाइनेक्स का अगर मशीन होगा तो आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, मेरे पास कभी होगा तो मैं दिखा दूंगा। डेफिनेटली अभी नहीं चल रहा, चलेगा उसको मैं चलाऊंगा। एंड हाउ टू चेक IP एड्रेस ऑन मैक कंप्यूटर। तो आप लोग अगर मैक कंप्यूटर में चेक करना है तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आई थिंक कि आपका कुछ यहाँ पे एयरपोर्ट कनेक्टेड दिखा रहा है, यहाँ पे IP दिखा देता है आपको। तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट वे होता है, चेक कर सकते हो आप मैक पे। तो जो भी आपका कनेक्शन होगा वहां पे जाकर उसका IP यहाँ पे दिखा देगा। आप लोग तो चेक कर सकते हो IP वहां पर भी। तो आई थिंक वी आर गुड फॉर टुडे। एटलीस्ट हमने पढ़ा कि थोड़ा बहुत रिकैप किया कि हमारी स्विचिंग कॉन्सेप्ट होती क्या है, वर्चुअलाइजेशन हमारा क्या होता है। वी डिस्कस लिटिल बिट अबाउट द वायरलेस। ये सब डिस्क्राइब करना, आपको डिटेल नहीं जानना, आपको उतना ही पता होना चाहिए कि ये सब चीजें क्या होती हैं। इसके बाद हमारे पास हमने देखा कि वेरीफाई कैसे पैरामीटर IP कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है IP सबनेटिंग एंड IPv6। दो चीजें हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये वाला थोड़ा छोटा टॉपिक है IPv6, बस आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। ये वाला काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सबनेटिंग आप लोग को आना चाहिए। तो ये आप लोग के लिए बहुत स्पेशल क्लास होगा। तो ये जब क्लास हमारा हो जाएगा मंडे को, एटलीस्ट एक मॉड्यूल तो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे मंडे को, नहीं तो नेक्स्ट वीक हम ये दोनों को खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा नेटवर्क फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेटवर्क एक्सेस, जिसमें आप लोग को मैं विलेन पोर्ट कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, एक्सेस पोर्ट, डेटा विलेन, वॉइस विलेन क्या होती हैं, ट्रंक पोर्ट क्या होता है। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है। इसमें 80% चीजें आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। आपको 20% मैं 70% कॉन्फ़िगरेशन है, 20% कुछ चीजें आपकी थियोरेटिकल हो गए। फिर यहाँ पे ये जो मॉड्यूल स्टार्ट होगा
इट इज मोर अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन एंड थियोरेटिकल। धीरे धीरे चीजें हम ये सारी चीजें करेंगे आगे, ठीक है। सो आज के लिए वी आर गुड। सो वसीम, यू हैविंग अ क्वेश्चन राइट? अभी मैसेज आया, यस। तो बाकी लोग ड्रॉप हो जाइए, मैं वसीम से बात कर लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। वसीम के कुछ क्वेश्चन है, मैं